वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारी बॉडी में जो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी, उसकी अहमियत और उसकी बारे में हम बात करेंगे। किस किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं किडनी में और क्या क्या एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार कर सकते हैं, कब हमें नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और कौन सी स्टेज आती है किडनी के, क्या ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि जो हम यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। तो आज जो है हमारे बहुत ही मौजूद गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इसी से रिलेटेड उनसे बात करेंगे। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया अर्शीन। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिस्म का जिसके ऊपर तमाम चीज़ों का इन्हिसार होता है, जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, जिस तरह का आपका लाइफ स्टाइल होता है। कहते हैं ना कि किडनी जो है वो अगर ख़राब होना शुरू हो जाती है तो वो अक्सर व बेशतर उसके सिम्टम्स आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे भी नज़र आने लगते हैं। अक्सर व बेशतर आपके चेहरे बताने लगते हैं कि किडनी ख़राब होना शुरू हो गई है। और किडनी से रिलेटेड बहुत सारी मिथ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। कुछ नीम हकीम, अल्लाह इन लोगों को थोड़ी सी अकल दे लोगों को, कि जो नीम हकीम के पास जाते हैं और ये जो पुड़िया वाले जो इलाज होते हैं उनसे करा के केस को और ख़राब कर देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी काबिल शख्सियत मौजूद है जिनके नाम के साथ लगता तो यूरोलॉजिस्ट है, लेकिन मैं इनको कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शिफा दी है। और सिर्फ हाथ में शिफा नहीं दी बल्कि इनकी ज़बान में भी। जब ये बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो मरीज़ की आधी बीमारी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। मेरे अपने भी जो रिश्तेदार हैं या जो रुफ़क़ा हैं, जो करीबी लोग हैं, जब उनको भी परेशानियाँ पेचीदगियाँ पेश आईं तो मैं इनके पास लेकर गया। तो पहली बात तो ये कॉल हमेशा उठा लेते हैं और कहते हैं कि फटाफट फ़ौरन आप इधर ही लेकर आ जाएं। जब वो सामने आए हैं तो सिर्फ इनका ये कहना कि आप बेफिक्र रहें, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, तो वो आधी बीमारी तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने इनकी ज़बान में शिफा दी, ख़त्म हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सलमान अल खालिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपने बताया आप माशाल्लाह ओवर 30 इयर्स से आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे बात करके जो मुझे एक बहुत अच्छी वाइब, पॉजिटिव वाइब आई है वो ये कि आप लोगों के अंदर जितने भी डॉक्टर्स से मैंने मुलाकात की है ना, उनके अंदर एक पेशेंस, उनके लहजे में बहुत एक कामनेस और सॉफ्टनेस ये सब होती है। ये आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं? इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तरह तरह के लोग आते होंगे आपके पास। देखिए, मैं तो हमेशा समझता हूँ कि डॉक्टर बनना भी ना हर एक का काम नहीं है। और आप डॉक्टर वही एक कामयाब डॉक्टर बनता है जिसके अंदर पेशेंट का दर्द है और पेशेंट की फीलिंग है ना, और पेशेंट को समझने की सलाहियत है। ये सब वो प्रीरिक्विजिट्स हैं जो किसी भी अच्छे डॉक्टर के लिए होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि इसकी कोई ट्रेनिंग हो सकती है या ट्रेनिंग नहीं हो सकती। मैं यही पूछना चाहती हूँ, गॉड गिफ्टेड होता है या फिर आप लोगों की हर प्रोफेशन आप लोगों को कोई काउंसलिंग इस तरह दी जाती है, क्या किया जाता है? जैसे आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट में कुछ ना कुछ उसकी गॉड गिफ्टेड फीचर्स होते हैं। ऑफ कोर्स उसको वो डेवलप करता है, उसको वो ग्रूम करता है, लेकिन उसके अंदर फीचर्स होते हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ हर प्रोफेशन में, चाहे आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ उसको गॉड गिफ्टेड फीचर्स होते हैं। अब ये उसके माँ बाप पहचाने, वो खुद पहचाने कि मेरे अंदर क्या चीजें हैं, मैं किस फील्ड में अपने आप को एक्सेल कर सकता हूँ, और फिर उसके हिसाब से अपने आप को ग्रूम बहुत करे। अच्छी बात आपने वो आगे इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं तफसीन कि हम ये देखते हैं ना कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, कुछ ख्वाहिशात माँ बाप रखते हैं कि इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन जब फैसला लेने का वक्त आता है तो उस बच्चे से भी पूछा जाता है तुम्हारा इंटरेस्ट किस में। सही बात। जब वो इंटरेस्ट जाहिर करता है, इसका मतलब जो डॉक्टर साहब ने बात कही कि उसमें क्वालिटीज बिल्ट इन होती है मौजूद। इंटरमीडिएट का टाइम होता है जब हम प्री मेडिकल ले रहे होते हैं या फिर प्री इंजीनियरिंग लेते हैं, तो उस टाइम हमको अपना रुझान असेस करना होता है कि हम मेडिकल फील्ड में ज्यादा बेटर हैं या बिल्कुल। और आज किडनी के हवाले से बात करेंगे तो आप लोग अपने सोशल मीडिया जो हमारे हैंडल्स हैं उस पर भी जिस तरह से क्वेश्चंस करते हैं, डॉक्टर साहब दोबारा टाइम निकाल कर आए हैं। इफ़ यू हैव सम क्यूरीज डू आस्क ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। डॉक्टर साहब से अभी हम पूछ लेंगे और जवाबात भी देंगे। डॉक्टर साहब, बड़ा एक मसला है, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि गर्मियाँ आती हैं, किडनी के मसाइल बढ़ जाता है। बड़ी कॉमन सेइंग है, क्यों? देखिए, बेसिकली एक मैं थोड़ी सी बात आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं। जैसे आपने कहा था कि किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको बताऊं ना, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है, कोई बिल्डिंग होती है, कोई आपने चीज़ बनाई है, उसकी बनाना तो एक मुश्किल काम होता है, एक खूबसूरत सी चीज़ बन जाती है, लेकिन जब तक उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी ना, वो चीज़ देरपा नहीं होती। तो मेंटेनेंस का काम जो है ना वो किडनी का है। अच्छा, किडनी जो है वो आपके जिस्म को अंदर से साफ रखती है। ओके, फिल्टर करती है, चीजें साफ करती है। और अगर आपका अंदर से साफ होगा तो आपकी सेहत सही होगी ना। आप सोच लें, अगर आपके खून अंदर से साफ नहीं होगा
तो आपकी ना दिल सही तरह काम करेगा, ना मैदा सही तरह काम करेगा, ना आपके जिस्म के दूसरे अज्जा सही तरह से काम करेंगे। तो किडनी का जो बहुत बड़ा जो फंक्शन है वो ये है कि आपके जिस्म को अंदर से साफ रखे। अच्छा, ये किडनी का तो बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल काम जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ऐसे कौन से सिम्टम्स आना शुरू होते हैं जिससे पता चलता है कि हमारी किडनी अफेक्ट हो रही है? अच्छा, गर्मी की बात हो रही थी अभी, तो गर्मियों में मैं थोड़ा सा अगेन इस बात को मैं जवाब दे दूं कि गर्मियों में आपको पता है कि हॉट वेदर में हमारे यहाँ स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और स्पेशली उन लोगों में जिनका काम ऐसा होता है कि आउटडोर होते हैं। हम सब तो एसी में नहीं हर वक्त काम कर रहे हैं, बहुत सारी हमारी पब्लिक है जो बाहर काम कर रही होती है, आउटडोर काम कर रही होती है, और उनको पसीना जब आता है तो वाटर लॉस उनका बढ़ता है, इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, अच्छा, पसीना इज नॉट जस्ट वाटर, देयर इज इलेक्ट्रोलाइट्स इन इट, उसमें नमकियात, सॉल्ट भी शामिल है। अब हमारी आदत नहीं होती लोगों की कि वो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए एडिक्वेट लिक्विड इनटेक करें, पानी पिएं, ORS पिएं, या कोई भी ऐसी चीज पिएं जो आपके बॉडी के जो आपके लॉसेस हैं उनको कॉम्पेंसेट कर सके। ठीक है। तो ओवरऑल हमारी बॉडी पे, जिसको हम एक आम समझते हैं, स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन में चली जाती है। और ये जो डिहाइड्रेशन की स्टेट है ना, ये किडनी के लिए नुकसानदेह है। इसमें किडनी में प्रॉब्लम्स होना, स्टोन्स बनना और दूसरे किडनी के मसाइल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जैसे हमारी अभी गुफ्तगू हो रही थी कि जुलाई अगस्त के महीने ये पूरे पाकिस्तान में हॉटेस्ट मंथ्स, तो इनमें किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। करना क्या चाहिए, हल क्या है? करना बहुत सिंपल हल है। जी। आप अपने पानी के इंटेक मेंटेन करें। ओके। अच्छा, पानी की जब मैं बात करता हूँ ना, तो हमेशा मैं ये भी कहता हूँ कि पानी की सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा। हम यूरोप में तो नहीं रहते ना, हम यूरोप में तो नहीं रहते जहाँ पे जो नलके में पानी आ रहा है वो भी फिल्टर्ड है, वो भी साफ है। तो क्या करें, बॉईल कर लें? सबसे बेस्ट चीज तो ये कि बॉईल कर लें, या फिर आप प्रॉपर मिनरल वाटर पिए। अच्छा, आपने जैसे डिहाइड्रेशन की बात की, तो जब डिहाइड्रेट होता है बंदा तो सबसे पहले तो उसको चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उसका फौरी तौर पर किडनी पे कैसे अफेक्ट आता है? देखिए, ये जो आपने जो बात की ना, ये तो वो होती है जब एडवांस डिहाइड्रेशन हो जाती है ना। जब डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर आपको चक्कर भी आएंगे, आपका बीपी भी लो होगा। लेकिन जो उससे जो एक पहली की स्टेज है उसमें आपकी फीलिंग कुछ नहीं होती। अच्छा। आप अपने आप को नॉर्मल फील कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन किडनी एक बड़ी सेंसिटिव चीज है। सही बात है। उसको ये जो माइल्ड डिहाइड्रेशन है वो भी असरअंदाज करना शुरू हो जाती है। और वो कैसे है कि यूरिन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। जब भी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो उसमें जो हमारे यूरिन में जो एक्सक्रीशन होती है उसमें मुख्तलिफ लिक्विड के अलावा क्रिस्टल्स भी आते हैं। वो क्रिस्टल्स जो है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं, और वो क्रिस्टलाइज जब होते हैं तो आपस में क्रिस्टल्स चिपक के स्टोन बनना शुरू होता है। ठीक है। इसीलिए स्टोन का इंस्टेंस इन वार्म मंथ्स में बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही क्विक चेक जो हम करते हैं कि आपके किडनी किस तरह से काम कर रही है, कितनी अच्छी काम कर रही है। लास्ट टाइम मुझे याद है व्हेन आई केम एट किडनी सेंटर, तो आपने मुझे एक चीज़ बताई थी कि बिलाल, क्विक चेक करने के लिए कि किडनी सही काम करी नहीं करी। मैं चाहूँगा लोगों से भी शेयर करें, यूरिन का जो कलर होता है उसको देख के भी क्विक चेक लिया जा सकता है कि किडनी। ये एक समझे कि एक बहुत ही ब्लंट सा टेस्ट है। देखिए, एक बड़ा जो कुदरत ने अल्लाह ताला ने रखा है एक चीज, बस इससे आपको एक्सक्यूज मी बहुत ज्यादा मालूमात नहीं होती, लेकिन एक सेल्फ असेसमेंट हो जाती है। और वो बेसिकली देखिए, हम रमजान में हम रोजा रखते हैं, पूरा दिन पानी नहीं पीते, अफ्तार से पहले अगर पेशाब की हाजत महसूस हुई आपने जिनके, तो आप खुद नजर आएगा कि डार्क येलो कॉन्सेंट्रेटेड ताफुन सा उसमें, हाँ, उसमें थोड़ी सी स्मेल भी थोड़ी सी आ रही होती है। आपने अफ्तार किया, पानी पिया, शरबत किया, 2-3-4 ग्लास पानी के पी लिए, उसके बाद आप इशा की नमाज से पहले, आप वुजू से पहले आप वॉशरूम में, कलर लाइट हो जाता है, स्मेल भी हल्की हो जाती है। तो ये एक सिंपल सी चीज है जो आपको इन्फॉर्म कर रही होती है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की स्टेट में जा रही है, पानी या आप सही। और अगर आप पानी भी ज्यादा पी रहे हैं, इंटेक भी करें, लेकिन यही सिम्टम्स हैं जो बताया कि डार्क कलर है, ताफुन भी है, बू भी है, तो इसका मतलब फिर कोई प्रॉब्लम है, समथिंग रॉन्ग। अच्छा, जब इफ्तार के टाइम पे कभी कभार हम पानी से अपना पेट भर लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, लेकिन हमें यूरिन नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो मैंने एक सिरप सुना है सिट्राल का, उससे फिर कुछ खुलती हैं रगें, तो फिर जाके वो यूरिन नहीं होता है। तो वो कभी कभार इस तरह की भी स्टेट होती है शुरू में जब रोजे रखते हैं, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, देखिए, अगर आपकी किडनीज अच्छा काम कर रही हैं, हेल्दी किडनीज हैं, तो जब आप, हम देखें, रोजा रखना ये तो एक हमारा फरीजा है बिल्कुल, और ये सेहत को नुकसान नहीं करता, ये सेहत को अच्छा करता है। अगर आप बीमार नहीं हैं, ठीक है, मतलब जिनके किडनी पहले से मुतासिर हैं या जो अनकंट्रोल डायबिटिक्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक सेहतमंद इंसान के लिए अल्लाह ताला ने अपने फरमाया है कि ये रोजा रखना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद, जिस्म की ज़कात, हाँ बिल्कुल, और ये किसी के लिए मना नहीं है, बल्कि ये तो हमारा एक फर्ज है। तो ये
कुछ लोगों का ख्याल होगा कि ऐसा होता है, लेकिन अगर आपके गुर्दे हेल्दी हैं, आप पानी के इंटेक करेंगे तो वो फौरन चल पड़ते हैं, वो उसमें कोई टेम्पररी ब्लॉकेज नहीं होती। हाँ, वो रगें शायद आपकी स्टिफ हो जाती हैं ड्यू टू 12 घंटे का रोजा रखने से कोई ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है अगर आपकी किडनीज हेल्दी। हाँ, किडनीज हेल्दी नहीं है और कोई प्रॉब्लम आपको प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो फिर देन दे कैन बी अ प्रॉब्लम। तो अगर ऐसा कभी हो रहा है तो बेहतर होता है कि चेकअप करा लें, जस्ट टू बी श्योर कि योर किडनीज आर फाइन। ठीक है डॉक्टर साहब, इतना वक्त देते हैं आप माशाल्लाह से इस फील्ड को, आप क्या देख रहे हैं कि पहले की ज़माने की किडनीज और आज के ज़माने की किडनीज में क्या फ़र्क आ गया है? देखिए, ये तो मैं कहूँगा हर चीज़ में हो रहा है ना। आप एक तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है ना, ओके, फैसिलिटीज़ बेहतर हो गई हैं। आज से 25, 30, 40 साल पहले अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता था, इतना कॉमनली नहीं होता था। अब तो हर जगह अल्ट्रासाउंड होने लगे हैं, हर जगह लैब्स खुल गई हैं। किसी को थोड़ा सा अच्छा, लोगों के अंदर आपके जैसा प्लेटफॉर्म है, टीवी है, सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए अवेयरनेस भी लोगों के अंदर ज़्यादा आ गई है। तो लोग अब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो जाके अपना चेकअप करा लेते हैं। ठीक है, और जब चेकअप कराते हैं तो अगर कोई माइनर इशू होते हैं तो हमें पता भी चल जाते हैं। तो इट्स नॉट कि जी किडनी की बीमारियां पहले नहीं होती थी, अब ज़्यादा हो रही हैं। आई थिंक अवेयरनेस की वजह से वो डिटेक्ट ज़्यादा हो रही है। एंड दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर किडनी, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी डिटेक्ट हो रही हैं, मैदे की प्रॉब्लम्स भी डिटेक्ट हो रही हैं, हर चीज़ की प्रॉब्लम्स डिटेक्ट ज़्यादा हो रही हैं। अच्छा सर, आप जैसे कि यूरोलॉजिस्ट हैं और आपने मुझे अभी बताया कि जब किडनी का कोई किडनी की सर्जरी होती है तो वो यूरोलॉजिस्ट करते हैं, और जो आम किडनी की ट्रीटमेंट है उसके लिए हम नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। तो ये हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर जो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको ये डिफरेंस नहीं पता होता और वो कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी गलती से जिसको उनके पास जाना चाहिए वो हमारे पास आ जाता है, और कभी भी गलती से हमारे पास जिसको जाना चाहिए वो उनके पास ले आता है। तो आप रेफर कर देते हैं फिर उधर? हाँ, तो हम अकॉर्डिंगली रेफर करते हैं, लेकिन उस पेशेंट का टाइम तो वेस्ट हो जाता है ना। तो मैं मोटी मोटी बातें बता दूं आपको। देखिए कि किडनी के फंक्शनल अगर कोई एब्नॉर्मेलिटी है कि किडनी सही काम नहीं कर रही, आपने अपने फैमिली फिजिशियन को दिखाया, आपने अपने जनरल डॉक्टर को दिखाया, उसने आपके ब्लड टेस्ट किया और देखा कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, तो ये वो बीमारियां हैं जो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, आपके जिस्म में स्वेलिंग हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपका जिस्म फूल रहा है, ये किडनी की कमजोरी की अलामतें हैं। ठीक है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका मतली उल्टी हो रहा है, हाजमे का निज़ाम आपका गड़बड़ होना शुरू हो गया है, अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स। तो ये सब वो सिम्टम्स हैं। बुखार की भी कैफियत भी हो सकती है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन आपको दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब में खून आ रहा है, कोई पथरी की प्रॉब्लम हो रही है, कोई खुदा ना खास्ता कोई आपको कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो कैंसर की अलामत हो रही है, तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो किसी सर्जन के पास जाना चाहिए। ठीक है। कॉमन एक प्रॉब्लम है प्रोस्टेट, आपने नाम सुना होगा, प्रोस्टेट बढ़ जाता है। बिल्कुल, मर्दों में ही होता है ये। जी हाँ, बिल्कुल मर्दों में होता है। और ये इनफैक्ट हर आदमी जो 50 साल से बड़ा हो जाता है उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है तो उसमें पेशाब में मुख्तलिफ किस्म की अलामतें आती हैं। पेशाब कभी कभी बार बार आता है, पेशाब खुल के नहीं आता, पेशाब में रुकावट होनी शुरू हो जाती है, रात में उठना पड़ जाता है। ये सब वो सिम्टम्स हैं। मेरे फादर एक स्पायरोमाइड टैबलेट खाते थे, वो इसी वजह से थी उनको कि नहीं, स्पायरोमाइड जो गोली है ये तो उनको ज़्यादा यूरिन कम आता है तो ये यूरिन लाने की दवा है। लेकिन जो प्रोस्टेट के लिए स्पायरोमाइड नहीं दी जाती है। प्रोस्टेट की दवाइयाँ अलग होती हैं और इनकी अलामतें अगर हो रही हो तो ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, ये भी ऐसा प्रॉब्लम है जो यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं वाजे कर दूं कि यूरोलॉजिस्ट का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ ऑपरेशन ही करेगा। समझे ना कि हर मरीज डरे कि यार मैं डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा तो वो सीधा सीधा मेरा ऑपरेशन करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इनिशियल ट्रीटमेंट मेडिकल होता है और फिर किसी स्टेज पे अगर वो इम्प्रूव ना हो या रिस्पांस उनको वैसा ना मिले तो ऑपरेट करना पड़ता है। तो उन बीमारियों के इलाज भी यूरोलॉजिस्ट ही कर रहा होता है, वो दवाइयाँ भी यूरोलॉजिस्ट ही दे रहा होता है। ये नहीं होता कि जी आप पहले नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप दवाइयाँ खाएं, जब आप फेल हो जाएंगे तो आप मेरे पास आइएगा, मैं सीधा सीधा आपको काट दूंगा, ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरा इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट आपके आने से हो जाता है, लोग बहुत सारी चीज़ों को जो नहीं समझ पाते हैं घर बैठे बैठे उनको अवेयरनेस मिल जाती है। एक आम आदमी को, एक वर्किंग मैन या वर्किंग वुमेन को जिसका रोज़मर्रा का स्केड्यूल बहुत टफ है, बहुत ही ज़्यादा समझ लें डिप्रेस्ड है या बहुत ज़्यादा वो चीज़ों के अंदर फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, किडनी का ख्याल रखना तो आपने बता दिया क्या क्या करें। अगर कोई सिम्टम्स भी होते हैं किसी तरह की तो कौन कौन से ऐसे बेसिक टेस्ट हैं जो हर इंसान को करा लेने चाहिए फॉर द सेफ साइड? नहीं, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये हमारे गेस्ट्स के लिए, नाज़रीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल से टेस्ट है, मैं कहता हूँ 3 सिंपल से टेस्ट हैं। एक यूरिन टेस्ट है,
जिसको हम यूरिन डीआर कहते हैं, जो सिंपल से टेस्ट होता है और ये हर लेबोरेटरी में 150 रुपए में हो जाता है, कोई इतना महंगा टेस्ट। ठीक है। एक ब्लड टेस्ट है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिनिन, ठीक है, कि आप सीरम क्रिएटिनिन करा लें, और एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड है। ये सारे टेस्ट आपके किसी भी छोटी सी लेबोरेटरी में 1000 रुपए के अंदर, क्या 500-600 रुपए में हर 6 महीने के बाद अगर कराते रहे। स्पेशली ये मैं उन लोगों से कहूंगा जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि किडनी के डिजीज होने की जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी वजह है वो है शुगर और ब्लड प्रेशर, स्पेशली वो जो कंट्रोल नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में शुगर और ब्लड प्रेशर की अवेयरनेस लोगों के अंदर, हमारे तो हर घर में एक मरीज मिलता है आपको शुगर का और ब्लड बीपी का। अच्छा, मजे की बात यह है कि शुगर और ब्लड प्रेशर हैं भी साइलेंट बीमारियां ना। यस, जरूरी नहीं है कि इनकी कोई तकलीफ हो, और इंसान की नेचर आपको पता है कि जब तकलीफ नहीं होती तो इंसान इग्नोर करता है, तकलीफ होती है तो भागा भागा डॉक्टर के पास जाता है। बिल्कुल ऐसा तो शुगर अगर आपकी 300, 400, 500 भी है तो आपको कोई बज़ाहिर कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। लेकिन ये मेरी नाज़रीन से गुजारिश है कि शुगर और ब्लड प्रेशर अगर है किसी को तो एक तो रेगुलर इसका चेकअप रखा करें। अब तो मशीनें आ गई हैं, आप घर पे ले लें, और कोई इतनी महंगी मशीनें होती हैं, उसका एक चार्ट बना लें अपना, हफ्ते में 10 दिन में आपने शुगर चेक कर ली, ब्लड प्रेशर चेक कर लिया। उसके अलावा फिर आप 3 महीने से 6 महीने पे डॉक्टर के पास जाके उसको चेकअप करा लिया करें। और ये सिंपल टेस्ट अगर आप कर लेंगे जो मैंने बताया आपको, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, तो इससे आपको अपनी किडनी की सेहत के बारे में बआसानी मालूम हो जाएगा। आपने खुद ही बहुत अच्छे उस ट्रैक पर लेकर आ गए जिस तरफ मैं जाना चाह रहा था। डायबिटिक पेशेंट या जो शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको कौन कौन सी किडनी की बीमारियां लाक हो जाती हैं और उनसे निकलने के लिए क्या क्या अवामिल दरकार हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बीमारी जो शुगर और ब्लड प्रेशर को होती है वो किडनी डैमेज है। ओके। क्योंकि किडनी का, जैसे मैंने कहा ना, जो नेफ्रोलॉजिस्ट का जो प्रॉब्लम है कि अगर शुगर और ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है तो किडनी में उसके फंक्शन जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाएंगे, और किडनी के फंक्शन जब मुतासर होते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता किडनी फेलियर और डायलिसिस की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अर्ली स्टेज पे इसको पिकअप कर लें, अर्ली स्टेज पे इसका इलाज करा लें और अर्ली स्टेज को कंट्रोल कर लें तो आपकी किडनी बच जाती है। सर, ये जो डायलिसिस है ये मेरे ख्याल में सबसे एक्सट्रीम और बहुत अजियतनाक मरहला होता है उन तमाम लोगों के लिए, और उससे उसका क्या उस स्टेज पे जाने से पहले क्या अवामिल होते हैं जो उस स्टेज तक के लेकर जाते हैं मरीज को, किस तरह से बचा जा सकता है डायलिसिस के? ये बहुत रेलेवेंट आपका सवाल है कि डायलिसिस से कैसे बचा जाए। देखिए, डायलिसिस से बचने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस वजह से आपकी किडनी डैमेज हो रही है उसको आप कंट्रोल में रखिए। ठीक है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, ये 4 कॉमन कॉजेज हैं जो किडनी को डैमेज करती हैं। अब किडनी का इलाज तो उस वक्त होगा जब आप उसकी जो चीज़ उसको हर्ट कर रही है, जो चीज़ उसको डैमेज कर रही है, उसको कंट्रोल करेंगे ना। बहुत सारे मरीज समझते हैं कि जी डॉक्टर साहब आप मेरे किडनी का इलाज करें, शुगर को छोड़े। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आप शुगर को छोड़ के या ब्लड प्रेशर को छोड़ के या इन्फेक्शन हो रहा है, पथरी हो गई है, उसको छोड़ के आप समझे कि जी किडनी का इलाज होगा, वो नहीं हो सकता। ये तो वही बात हो गई कि कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया तो मौलवी साहब ने कहा कि 40 डोल निकाल दो, पानी पाक हो जाएगा। 40 में छोड़ दे, कुत्ते को बुला। आप भी कह रहे हैं कि मौलवी साहब कुएं में से अभी बू आ रही है, तो उन्होंने पूछा कुत्ता निकाला कि नहीं निकाला? नहीं, कुत्ता तो वही है। ये तो वही बात हो गई कि जड़ तक वही बात। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो जो रूट कॉज होती है जिसकी वजह से कोई चीज मुतासर हो रही है, आप उसको तो पहले एड्रेस करें। आप उसको एड्रेस करेंगे तो आपके दूसरे प्रॉब्लम्स भी बेहतर होना शुरू होंगे, दवाइयां असर करेंगी। फिर उसमें डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, जिसकी किडनी डैमेज हो उसके अंदर डाइट का, अच्छा लोग हमारे यहाँ परहेज एहतियात करते नहीं है ना, तो ये डॉक्टर उनको सब बताते हैं कि क्योंकि किडनी में डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी हमारे खाने की चीजें जो नॉर्मल हम खाते हैं, आम आदमी रोजाना सुबह शाम करते हैं। अब मिसाल के तौर पे प्रोटीन ले लें। प्रोटीन होता है गोश्त में। आपको पता है हम मुसलमान गोश्त खाने के बड़े शौकीन हैं, ठीक ना। और हम जब तक हमारे खुराक में गोश्त ना हो तो हमें मजा नहीं आता। बिल्कुल ऐसे। और हम फिर बीवी से लड़ाई करते हैं, भाई आज तुमने गोश्त नहीं पकाया, सब्जी पका ली तुमने। तो गोश्त खाने के क्योंकि हम शौकीन है, हम गोश्त को रोक नहीं सकते। लेकिन किडनी के लिए अनफॉर्चुनेटली गोश्त का इस्तेमाल, स्पेशली ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल बहुत डेंजरस है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट होता है क्रिएटिनिन में। और अगर आप किडनी की फंक्शन आपके मुतासिर हुए हैं तो और आप प्रोटीन का इंटेक अपना हाई रखेंगे तो उसमें आपके क्रिएटिनिन बढ़ता है। तो फिर कौन सी डाइट फॉलो करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंद करनी पड़ती है, जैसे मैंने कहा मेनली प्रोटीन्स बंद करनी पड़ती हैं, लेकिन रोटी है, सब्जी है, चावल है, ये सब खा सकते हैं आप। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की दालें हैं, ये आप खा सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा है रेड बीन्स को हम
किडनी की तरह का वो लगता है, तो क्या रेड बीन्स इज ऑल्सो गुड फॉर किडनी हेल्थ? एवरी वेजिटेबल इज गुड इफ इट डजंट हार्म द किडनी। अच्छा, ठीक है, तो रेड बीन्स आपने सही कहा, इसकी शक्ल भी किडनी की तरह होती है, तो लोग समझते हैं कि ये किडनी के लिए फायदेमंद है। हाँ। फायदेमंद तो अल्लाह बेहतर जानता है, सब सब्जियां फायदेमंद है, कौन सी सब्जी फायदेमंद अच्छा, नहीं साहब, है, एक- लेकिन ये कोई स्पेशली फायदेमंद नहीं है। अच्छा, और एक specially इंपॉर्टेंट चीज है कि नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, नुकसानदेह नहीं। एक सवाल है, वो आपकी ही फील्ड से रिलेटेड है और मैं चाहता हूँ कि आप उसको बहुत पर्सनली ना लें, क्योंकि थोड़ा सा तल्ख सवाल है। कुछ डॉक्टर्स ऐसी ऐसी दवाइयाँ लिखकर देते हैं मरीजों को, जो मुझे बाद में जाके पता चला कि बहुत सारी एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो जाके किडनी पर असर करती हैं। तो स्पेशली जिनकी किडनीज वीक होती हैं, तो उनको वो दवाइयों से रोका जाता है कि इनको दूसरे आप पेन किलर्स दें, दूसरी आप दवाइयाँ दें जो किडनी पर अफेक्ट ना करें। तो ऐसा ये मिथ है या ये होता है? ये 100% आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मैं आपको बताऊं कि यस, बहुत सारी दवाइयां हैं, और आपने एंटीबायोटिक्स का नाम लिया, जी, जी। लेकिन एंटीबायोटिक्स के अलावा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं पेन किलर्स। यस 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 यस। पेन किलर्स भी मैं आपको बताऊं कि किडनी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। ओके। टॉक्सिक का मतलब सिर्फ हार्मफुल नहीं, ऐसी चीज जो किडनी को तबाह कर सकती है। और आपको पता है हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दर्दें, दाएं बाएं जोड़ों की तकलीफ, सर का दर्द, फौरन पेट पेन का किलर दर्द, खा लो। बहुत सारी तकलीफें होती रहती है ना। तो उसमें लोग बिना डॉक्टर से मिले, बिना किसी कंसल्टेशन किए, जो टैबलेट फार्मेसी में गए, वहां से दर्द की गोली दे दो, उसने भी कोई दर्द की गोली दे दी, एक गोली से आराम नहीं आया तो उससे स्ट्रॉन्ग दवा ले ली, उससे स्ट्रॉन्ग दवा ले ली। जितनी ज्यादा पेन किलर स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज्यादा वो किडनी के लिए नुकसान है। ओके। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी किडनी पहले से मुतासिर हुई है। ठीक है, तो इसलिए पेन किलर्स के लिए तो मैं बहुत रिक्वेस्ट मेरी है लोगों से कि मोहतात please रहें इसमें। पेन किलर्स के मामले में बहुत मोहतात सही। हैं। और जैसे मैंने कहा, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, स्टोन के पेशेंट्स, पेन किलर्स की एक्चुअली मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। डॉक्टर्स है। के मेडिकल के हिसाब से इनकी मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। अच्छा। एक पर्टिकुलर क्लास है जिसको हम मेडिकल में एनसेड्स कहते हैं ना, NSAIDs। एनसेड्स, ठीक है, जिसमें पॉन्स्टन भी आ जाती है, ब्रूफेन भी आ जाती ठीक है, है। वॉरन भी, इस तरह की पैनाडोल? दवाइयाँ आती ठीक हैं। है। नहीं, पैनाडोल नहीं है, शुगर है अच्छा। उसमें। तो पैनाडोल इज अ रिलेटिवली सेफ ड्रग। मतलब वो किडनी पे इफेक्ट नहीं हाँ, करती। पैनाडोल पैनाडोल हो का गई, अल्लाह का न्यूरोल शुक्र फोर्ट है हो गई। कि किडनी पे इतना नुकसानदेह असर नहीं है। तो Yes. हम तो नॉर्मली पेन की जरूरत है, कहते हैं आप पैनाडोल ले लिया करें। हाँ, सही। लेकिन इससे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग दवाइयां हैं वो किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत नुकसानदेह। एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल आपने सही फरमाया। एंटीबायोटिक जो है वो एक तो उसका मिसयूज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहा है। Yes. और किसी को जरा सी कोई तकलीफ हुई नहीं, आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें एक नहीं, दो एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल सही अच्छा, कह रहे हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी चीजें हैं कि ये एक तो चने की गोलियां नहीं है ना, टॉफी सही की बात गोलियां है, नहीं सही है। बात। दे शुड बी टेकन व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। बट नॉट टेकन व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड ना। मैं तो बहुत- इसका बहुत हमें, मैं तो मेरी आवाम से बहुत गुजारिश है जी। कि एंटीबायोटिक के मामले, एंटीबायोटिक को आप हल्का ना समझें। बिल्कुल, जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग तो वो डॉक्टर्स बिल्कुल भी उनको देते ही नहीं, दवाइयाँ बिल्कुल रेकमेंड ही देते नहीं नहीं। करते। जब वो तक तो क्लियर कहते हैं आप कट खुद ही आप इंडिकेशन सही ना हैं। हो, क्लियर कट ये निशान ना हो कि इसको इन्फेक्शन है, Yes, फिर तो आप Antibiotics जरूर नहीं दें। देते अच्छा, बाहर। एक बहुत बड़ा क्लास है ना, इसको कहते हैं वायरल इन्फेक्शन ना, जी। जो बहुत कॉमन है, नजला, जी। जुकाम, खांसी, ये अक्सर, और छोटे बच्चों में पेट की बीमारियां, मोशन वोशन होना, ये सब वायरल इन्फेक्शन होती हैं। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है। ओके। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जहाँ जरा सा कोई तकलीफ हुई, खट से आपको दवाइयों में आपको अलिफ बे पे ते जिम चे है मिल जाएंगी, उसमें एंटीबायोटिक एक नहीं, दो शामिल। खैर, मैं उन डॉक्टर्स का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ डॉक्टर्स से ऐसे मिलना हुआ। तो एक डॉक्टर ऐसे मिले जिन्होंने हमारे करीबी जो लोग हैं, जब उनका इलाज चल रहा था तो सारी दवाइयाँ ख़त्म करवाईं और कहा ये आप क्यों दे रहे हैं, किडनी पे भी असर हो सकता है, इसका हार्ट पे भी असर हो सकता है, इसका आपके जो है वो लीवर पे भी असर हो सकता है। सब ख़त्म करवा के उन्होंने सिर्फ 2 मेडिसिन रखी और उन्होंने, जैसे वो शेफ बताते ना, हस्बे जायका, उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ सिम्टम्स होते हैं तब आपने लेना है, इसको रेगुलर भी आपने यूज़ नहीं करना। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर सलमान, जो कहते हैं कि मेडिसिन को बवक्त ज़रूरत यूज़ किया जाए, ना कि उसकी आदत बना लिया जाए उसको। अच्छा, एंटीबायोटिक के बारे में मैं एक थोड़ी सी बात और कर लूँ, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारी नाज़रीन के लिए, कि एंटीबायोटिक्स की बेजा इस्तेमाल से एक, आपको पता है पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला हो रहा है जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब हाँ, फिर वो इन्फेक्शन खत्म जो हो है जाता वो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। ओके। फिर वो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक अब का उस भी पर असर असर नहीं रहता। करती। हाँ।
और आपको पता है एंटीबायोटिक्स हल्की एंटीबायोटिक्स होती हैं, उससे थोड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होती हैं, और फिर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो हल्की एंटीबायोटिक्स हैं वो तो नाकारा होती जा रही हैं, जो मीडियम और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता नाकारी होती जा रही हैं। और आजकल एक फिनोमेना सामने आ रहा है जिसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब कि ऐसे इन्फेक्शन हो रहे हैं जो वर्चुअली हर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। अब आप सोचें कि अगर हर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो इलाज तो कैसे हम होगा? उसका इलाज कैसे करेंगे? यस। और नई एंटीबायोटिक्स बहुत कम है मार्केट में, बहुत महंगी होती हैं। फिर वो जो नई एंटीबायोटिक्स आ रही हैं जो इस किस्म के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में कारामद होती हैं वो बहुत महंगी होती है। तो समझे 10-10, 20-20 हजार रुपए के एक इंजेक्शन आता है। बिल्कुल सही अब कह आप रहे हैं सोचें कि एक आम आदमी इतनी महंगी एंटीबायोटिक्स कर सकता। कैसे अफोर्ड करे? सर मेरी वालदा हैं और उनको एलर्जी है। अब ये अभी तक के उनकी सारी रिपोर्ट सही आती हैं, उनके शायद प्रोटीन या कुछ और ऐसा बढ़ा हुआ है, लेकिन उनकी किसी भी तरह से वो एलर्जी नहीं जा रही होती ना, स्किन एलर्जी हो गई। अब वो उनकी किसी ब्लड प्रेशर की गोली से मुझे याद है कि वो एक मेडिसिन लेती थी ब्लड प्रेशर हाई की, उसके बाद वो चेंज करने से कुछ उनके वे एलर्जी स्टार्ट हुई है। तो अब वो जो आपने बात बताई है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो अब इतनी वो रेगुलरली वो दवाएं उनको एलर्जी की खानी पड़ रही होती हैं कि वो अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गई हैं, तो अब उनको वो असर, तो ऐसा उनके लिए मैं क्या करूं कि उनकी ये एलर्जी किस तरह से सही होगी? नहीं, अब देखिए एलर्जी सही करने के लिए एक तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे किस चीज़ से एलर्जी है उनको, उसको तो कम से कम स्टॉप करें। और फिर एंटी एलर्जी मेडिकेशंस बहुत सारी आ गई हैं, उसमें भी हल्की भी होती हैं, स्ट्रांग भी होती हैं। तो ये डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे अगर कर सके कि भाई कौन सी दवा है जिसकी, जैसे आपने फरमाया कि ब्लड प्रेशर की दवा से कुछ उनको एलर्जी हो गई थी, तो हो जाता है। क्योंकि देखिए हर दवा से एलर्जी हो सकती है, हर दवा से, पहली बात तो ये कि हर दवा से रिएक्शन हो सकता है, और इसका चांस कम होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दवाइयां खाना बंद कर दें क्योंकि उससे आपको एलर्जी हो जाएगी, लेकिन एडवर्स इफेक्ट तो हो सकते हैं। तो अब वो खत्म होने का वो नाम दवा नहीं अब बंद करनी पड़ेगी और कोई प्रॉपर एंटी एलर्जी लेनी डॉक्टर साहब, पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि ये जो आखिरी के मोमेंट्स हैं प्रोग्राम के, इस पे ज़रा सा डायलिसिस पे बात करें कि डायलिसिस लोगों को ज़रा सा अवेयर करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको जब भी यहाँ पर आते हैं मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैले, और आपकी व्यूवरशिप भी माशाल्लाह से मैं देखता हूँ कि लोग सवालात करते हैं। तो एक अभी मेरे ही कान में मेरे प्रोड्यूसर ने बताया है कि डायलिसिस पे लोग सुनना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। डायलिसिस है क्या, कैसे ट्रीट होता है, और इसकी वर्स्ट कंडीशंस क्या होती हैं? अच्छा चलो जी, ये एक चीज़ है जिसके हम काफ़ी डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक तो ये बात समझें कि डायलिसिस समझें कि एक लास्ट स्टेज होती है। ओके। ठीक है, कि जब गुर्दा बिल्कुल काम नहीं कर रहा तो फिर उस वक्त आपको खून को साफ करने के लिए कुदरती अमल नहीं काम कर रहा, तो आपको एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस दो सूरतों में किया जाता है ना। एक वो सूरत है कि किडनी वक्ती तौर पे डैमेज हो गई है। Okay. बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें किडनी वक्ती तौर पे डैमेज होती है, जिसको हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर, कि कोई इसको शदीद इन्फेक्शन हो गया, उसको शदीद डायरिया हो गया, शदीद उल्टियाँ आ गई, कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से वक्ती तौर पे किडनी जो है वो डैमेज हो गई है। वो परमानेंट डैमेज नहीं हुई है लेकिन वक्ती डैमेज हो गई है, तो उसमें भी डायलिसिस किया जाता है, लेकिन वो होता है शॉर्ट टर्म डायलिसिस। ठीक है, 2, 4, 6, 8 डायलिसिस की आपने, एक तरह से समझे किडनी को आपने रेस्ट दिया, खून को साफ किया, और किडनी के ट्रीटमेंट करके किडनी आहिस्ता आहिस्ता वापस काम करना शुरू हो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में तो आपने डायलिसिस जब किया तो 2, 4, 6, 8 के बाद किडनी काम करना शुरू होती है, डायलिसिस खत्म हो जाता है, जरूरत नहीं पड़ती उसकी मजीद, क्योंकि आपकी किडनी खुद रिकवर कर गई हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है जो ज़्यादा कॉमन है, उसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर ना। इसमें क्रॉनिक किडनी फेलियर का मतलब होता है कि अब किडनी मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, जब मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो गई है फिर आपके पास डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, इसके अलावा कोई और तीसरा हल है नहीं आपके पास। तो ऐसी सूरत में फिर लंबे अरसे तक डायलिसिस होती रहती है, और अगर वो ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट है, उसके पास डोनर हैं और वो ट्रांसप्लांट करा सकता है, ट्रांसप्लांट के लिए फिट है, तो बेहतर है कि ट्रांसप्लांट करा लें। ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि एक दूसरा किडनी लेके उसकी पेवनकारी कर दी जाए ना। ओके। तो उससे फिर उसकी जो उसको किडनी मिली है वो काम करना शुरू कर देती है, तो वो अपने वापस नॉर्मल सेहत में आ जाता है। सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के रेशियो कितने पाकिस्तान में? ओके, देखें पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लाइव रिलेटेड डोनर, मतलब आपका कोई रिश्तेदार आपको दे रहा है, और एक होता है कैडावरिक ट्रांसप्लांट ना। कैडावरिक ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि आपने किडनी किसी डेड बॉडी में से ली है। पाकिस्तान में ये फैसिलिटी अभी नहीं आई है।
वेस्टर्न वर्ल्ड में कैडावरिक ट्रांसप्लांट बहुत हो रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर कैडावरिक ही ट्रांसप्लांट होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक कैडावरिक ट्रांसप्लांट डेवलप नहीं हुआ, और हमारे यहाँ जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो रिलेटेड ट्रांसप्लांट होते हैं। रिलेटेड ट्रांसप्लांट में एडवांटेज ये होता है कि जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा है वो जब टेस्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपका रिश्तेदार ऐसा हो जिसकी किडनी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मैच करती है। और आपने अगर ऐसी किडनी ले ली जो आपके जो पेशेंट है उससे मैच करती है, तो मैं आपको बताऊं उसकी अगर आप 1 ईयर सर्वाइवल देखें तो 95% है। मतलब आज ट्रांसप्लांट 100 पेशेंट्स का हुआ है, 1 साल के बाद उन सबको आप रिव्यू करेंगे तो उसमें 95% अभी भी चल रहे होंगे, और आप 5 साल के बाद देखेंगे तो 85 to 90% सर्वाइवल। इज़न्ट इट हार्मफुल कि आप किसी को डोनेट कर दें अपनी 2 में से 1 किडनी? मतलब को 2 का मकसद यही होगा कि आपका फंक्शन स्मूथ हो, 1 पे किस तरह सर्वाइव किया जा सकता है? और ये भी बहुत आपकी बहुत अच्छी बात आपने की कि आपको बताओ अल्लाह बड़ा मेहरबान है, ठीक है। हम कहते हैं ना अल्लाह रहीम है, करीम है। बेशक अल्लाह ने हमें 2 गुर्दे दिए हैं, ठीक है, हर इंसान को 2 गुर्दे दिए हैं, लेकिन अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि उसने दोनों गुर्दों में इतनी ताकत रखी है कि एक गुर्दा आपका किसी वजह से खराब हो जाए या आप एक गुर्दा किसी को दे दें, यस, जिसको ट्रांसप्लांट जैसे देते हैं, और दूसरा गुर्दा जो आपके पास बचा है वो अगर नॉर्मल है, सेहतमंद है, तो आपकी पूरी जिंदगी नॉर्मल रहती है। अच्छा, आपको कोई कमी नहीं होती। अच्छा, इसीलिए हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो मुझे जो डोनर है, फेयर था कि किस हाँ, तरह से- डोनर जिसको हम लेते हैं उसके एक टेस्ट नहीं, उसके 25 टेस्ट होते हैं उसके। अच्छा, और उन सब टेस्टों का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम ये इंश्योर करते हैं, 90% नहीं 100% इंश्योर करते हैं कि उसका जो दूसरा किडनी जो उसके पास रह जाएगा वो परफेक्टली नॉर्मल काम करेगा। हाँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे जी, जी, पूछना जी। चाहूँगी। जैसे एक पेशेंट है, शी इज़ ओवर 80 और 90 ईयर्स ना, कि अब उनके गुर्दे में जो पथरी है वो साइज़ काफ़ी बड़ा है और वो किसी तरह डिज़ोल्व भी नहीं हो रही, वो जो दवाएं उनको दी जा रही हैं उसे डिज़ोल्व भी नहीं हो रही, और ना ही वो इस कंडीशन में कि वो ऑपरेट करवा सकें, तो फिर क्या उनके लिए? देखें, ये जो कंडीशन है कि ऑपरेट कराना, ये भी एक बड़ा रिलेटिव टर्म है ना, कि आपने एज इज नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसकी फिजिकल कंडीशन इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसी। बहुत सारे आपने देखे होंगे 80 साल के लोग हैं जो जवान हैं, अच्छा, समझे, फिट है, एक्टिव हैं, चलते फिरते हैं, और किसी भी ऑपरेशन से पहले हम उसका मेडिकल इवैल्यूएशन कराते हैं और ये जांचना चाहते हैं कि क्या ये शख्स मेडिकली फिट है ऑपरेशन के लिए या फिट नहीं है। अगर फिट है तो ऑपरेशन इज द बेस्ट आंसर। अगर फिट नहीं है तो फिर डिपेंड करता है कि स्टोन कितना बड़ा है, कितना वो किडनी को डैमेज कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। लेकिन वो एक तरह से फिर समझ लें कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है, जो हम कहते हैं काम चलाओ। अच्छा, समझे ना, मतलब एक तो क्योंकि लेजर के थ्रू भी आजकल सर्जरी हो रही है, तो उससे तो इतना नुकसान नहीं हो सकता ना। अच्छा, स्टोन्स को भी हमें देखना पड़ता है कि कितना बड़ा स्टोन है, बिल्कुल, क्योंकि उसका एक साइज हद तक स्टोन्स जो हैं वो लेजर से ट्रीट हो जाते हैं। लेजर से मतलब जो एक्सटर्नल लेजर होता है ना, उससे ट्रीट हो जाता है, जिसको मेडिकल में लिथोट्रिप्सी कहते हैं ना। लेकिन अगर बहुत बड़े स्टोन है तो वो लिथोट्रिप्सी से नहीं हो सकते। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि अब सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है कि ये आज से 30 साल पुरानी सर्जरी नहीं है जिसमें लंबा चौड़ा कट लगता था, फिर उसमें पेशेंट के ऊपर उसके असरात भी ज़्यादा रहते हैं। अब तो बहुत ही सिंपल ऑपरेशंस हो गए हैं जिसकी हम मेडिकल में मॉर्बिडिटी कहते हैं, मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत लो हो गई है। अच्छा। और वो पेशेंट जो रिलेटिवली इतना फिट नहीं है उसकी भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं की होल सर्जरी ना, लेजर के जरिए करते हैं, लेकिन कैमरे के जरिए या सुराख करके। तो ये इंडिविजुअल पेशेंट को देखना पड़ता है क्या कंडीशन है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान आपका कि आपने इतना वक्त दिया और इतना इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि बड़ों का बचपन वापस आ जाए बनिस्बत इसके कि बच्चों का बुढ़ापा जल्दी आ जाए, तो आप अपनी किडनीज़ का ख्याल रखें। और किडनीज़ के हवाले से जो अवेयरनेस इस वक्त दी गई है, जो टेस्ट बताए गए, जो बीमारियों को किस तरह से आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स रखने, वो तमाम चीज़ों को अगर आप मलूज़ खातिर रखें तो शायद आप बहुत अरसे तक बहुत अच्छी एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत जो है, तंदुरुस्ती जो है, वो हज़ार नेमत है, ऐसे नहीं कहा जाता। आप उन लोगों से पूछें जिनकी किडनीज़ फेल हो चुकी हैं, आप उन लोगों से पूछें जो डायलिसिस पर आ चुके हैं। आज उनको पता है कि किडनी को जो है वो उसका ख्याल रखने की क्या अहमियत है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। मेरे प्यारे से गेस्ट, मेरी पूरी टीम और मेरी को होस्ट को भी दीजिए इजाज़त। अब मंडे को जो है वो आएंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।